बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज इंशाअल्लाह हम लोग दोबारा यूनिट नंबर 21 के टॉपिक पर बात करेंगे, जिसका टाइटल मॉडुलस है। और लास्ट लेक्चर्स में हम लोगों ने स्ट्रेस, स्ट्रेन, मॉडुलस, यंग मॉडुलस, बल्क मॉडुलस, टेंसाइल मॉडुलस, इस तरह की बहुत सारी डिस्कशंस की थी। आज हम लोग जिस सेगमेंट पर सबसे पहले बात करेंगे वो है इलास्टिक लिमिट। इलास्टिक लिमिट, इलास्टिक लिमिट्स के साथ हम लोग इसकी स्ट्रेंथ की भी बात करेंगे एंड इट्स स्ट्रेंथ। ठीक, हमने पहले सेगमेंट में यानी पहले लेक्चर्स में आपको बताया था कि इलास्टिसिटी क्या होता है, इलास्टिक बॉडी क्या होता है। इलास्टिसिटी या इलास्टिक बॉडी के बारे में मैंने आपको इन्फॉर्म किया था कि जब किसी बॉडी पर आप फोर्स अप्लाई करते हो, उसकी शेप चेंज होती है और फोर्स रिमूव करने पर बॉडी अपनी शेप रिटेन कर ले, तो इस कैरेक्टरिस्टिक्स को इलास्टिसिटी कहते हैं। और जिन बॉडी के पास ये कैरेक्टरिस्टिक्स होती है उनको इलास्टिसिटी कहते हैं। राइट? अच्छा, हमने एक टर्म पढ़ा स्ट्रेस और फिर एक टर्म पढ़ा स्ट्रेन। एक टर्म हमने पढ़ा स्ट्रेस और एक टर्म हमने पढ़ा स्ट्रेन। सही है, इन दोनों का कॉन्सेप्ट भी आपको क्लियर होगा। स्ट्रेस और स्ट्रेन एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। स्ट्रेस और स्ट्रेन एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और इस रिलेशंस को हम लोग हुक्स लॉ कहते हैं। इस रिलेशंस को हम लोग हुक्स लॉ कहते हैं। स्ट्रेस स्ट्रेन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। स्ट्रेस स्ट्रेन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। स्ट्रेस अप्लाइड फोर्स पर यूनिट एरिया इन एन इलास्टिक बॉडी को बोला था, स्ट्रेन फ्रैक्चरल चेंज को बोला था। फोर्स ज्यादा लगाओगे इलास्टिक बॉडी पर, चेंज ज्यादा मिलेगा। स्ट्रेस स्ट्रेन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और उस रिलेशंस को हम लोग कहते हैं हुक्स लॉ। ठीक है, ये छोटा सा पॉइंट क्लियर है। अच्छा स्टूडेंट्स, अब फर्ज कीजिए कि आपके पास एक इलास्टिक बॉडी है, कोई भी ले सकते हैं। स्प्रिंग ले लीजिए, रबर ले लीजिए, प्लास्टिक ले लीजिए, आयरन ले लीजिए, स्टील बॉडी ले लीजिए, गिलास ले लीजिए, ये सब इलास्टिक बॉडी है। कुछ की इलास्टिसिटी बहुत अच्छी होती है, कुछ की खराब है, पर ये सब इलास्टिक बॉडी है। मैंने फर्ज किया कि एक इलास्टिक बॉडी ली, पहले अच्छी तरह समझिएगा। मैंने एक इलास्टिक बॉडी ली और मैंने फोर्स एक्ट करना शुरू कर दिया, यानी स्ट्रेस अप्लाई करनी शुरू कर दी। अप्लाई कर रहा हूं। एक वक्त ऐसा आया कि डिफॉर्मेशन हो गई। मतलब अब मैं फोर्स रिमूव कर रहा हूं, बॉडी अपनी शेप रिटेन ही नहीं कर रहा। फिर मजीद स्ट्रेस अप्लाई की और एक वक्त ऐसा आया कि वो इलास्टिक बॉडी ब्रेक हो गई। वो इलास्टिक बॉडी ब्रेक हो गई। ये जो सारा प्रोसेस मैंने एक्सप्लेन किया, यानी स्ट्रेस अप्लाई करने से इलास्टिक बॉडी के ब्रेक होने तक, मैंने अज्यूम कि स्ट्रेस और स्ट्रेन के दरमियान एक ग्राफ की फॉर्मेशन की। वो ग्राफ ये है, देखिएगा, ये स्ट्रेन है और यहां पर वाई एक्सिस पे मैंने रखा स्ट्रेस। फर्ज कीजिए कि इनिशियल कंडीशन से लेकर फाइनल सिचुएशन तक, यानी इलास्टिक बॉडी पर फोर्स एक्ट करने से इलास्टिक बॉडी के ब्रेक होने तक, टूट जाने तक का ग्राफ कुछ ये है।
ये दिस इज पॉइंट ओ, दिस इज पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट बी, दिस इज पीक पॉइंट सी एंड दिस इज पॉइंट डी ले लीजिए। मैंने ये ग्राफ शो किया। ये ग्राफ किस चीज का है मैं एक दफा फिर आपको एक्सप्लेन करूं। इलास्टिक बॉडी थी, मैंने उस पर फोर्स एक्ट किया, स्ट्रेन जनरेट हुआ यानी लेंथ चेंज होनी शुरू हुई। लेंथ चेंज होते होते एक बार डिफॉर्मेशन आ गई। डिफॉर्मेशन के बाद मजीद स्ट्रेस अप्लाई होते होते वो इलास्टिक बॉडी ब्रेक हो गई। तो ये मैंने एक ग्राफ प्लॉट करके दिया। अब इसको जरा समझते हैं। दिस इज ग्राफ में पॉइंट ओ से लेकर ए तक, फ्रॉम पॉइंट ओ टू ए, ये तो सिंपल हुक्स लॉ को फॉलो कर रहा है। हुक्स लॉ को फॉलो कर रहा है मतलब स्ट्रेस एक्ट होती है, स्ट्रेन बनता है, स्ट्रेन मिलता है यानी लेंथ चेंज होती है। स्ट्रेस इंक्रीज करते हो, स्ट्रेंथ इंक्रीज होती है। दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो यहां से लेकर यहां तक का ग्राफ, ओ से लेकर ए तक का ग्राफ, ये तो हुक्स लॉ को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये हुक्स लॉ को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये हुक्स लॉ को रिप्रेजेंट कर रहा है। अच्छा, जब इलास्टिक बॉडी पर आप फोर्स अप्लाई करते हो ना, तो इनिशियली जैसे स्प्रिंग है, आप फोर्स अप्लाई कर रहे हो, बड़े मजे से उसकी लेंथ बढ़ रही होती है। लेकिन लेंथ बढ़ते बढ़ते एक वक्त ऐसा आएगा कि आप फील करोगे कि जब आप स्ट्रेस एक्ट कर रहे हो यानी अप्लाई कर रहे हो, फोर्स लगा रहे हो, तो लेंथ बढ़ने यानी स्ट्रेन जनरेट होने की एबिलिटी वो नहीं रही जो इनिशियली थी। मैं फिर समझाऊं। जब इलास्टिक बॉडी पर इनिशियली फोर्स अप्लाई कर रहे हो, स्प्रिंग बॉडी है, जैसे ये स्प्रिंग बॉडी है, आप फोर्स अप्लाई कर रहे हो, लेंथ बढ़ रही है और मजे से लेंथ बढ़ती है। फिर एक लिमिट के बाद आप फील करते हो कि मैं फोर्स तो अप्लाई कर रहा हूं, लेकिन लेंथ उस रेशियो से इंक्रीज नहीं हो रही है, उस तरीके से इंक्रीज नहीं हो रही जैसे होती है नॉर्मली या जैसे इनिशियली हो रही थी। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे आपको फील हो कि स्ट्रेस एक्ट करने पर स्ट्रेन उस तरीके से जनरेट नहीं हो रही जैसे इनिशियली हो रही थी, तो समझ लीजिएगा पॉइंट ए जनरेट हो गया। पॉइंट ए उस पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है जिसको हम लोग इलास्टिक लिमिट कहते हैं। क्या कहते हैं? इलास्टिक लिमिट। यानी दिस पॉइंट ए जो है ना, ये इलास्टिक लिमिट को रिप्रेजेंट कर रहा है। इलास्टिक लिमिट को रिप्रेजेंट कर रहा है मतलब ओ से लेकर ए तक स्ट्रेस स्ट्रेन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थी। ठीक है। अच्छा, फिर क्या होता है, जो पॉइंट ए से बी है, फ्रॉम पॉइंट ए टू बी, फ्रॉम पॉइंट ए टू बी, ये वो सिचुएशन है कि जब स्ट्रेस अप्लाई तो कर रहे हो, ठीक है, लेकिन स्ट्रेन की वो सिचुएशन नहीं है जो इनिशियली थी। राइट? ठीक है, बात समझ में आ गई। तो ए से बी वो स्टेज है जब स्ट्रेस एक्ट होने पर स्ट्रेन उस तरीके से तब्दीली नहीं हो रही जिस तरीके से होनी चाहिए। ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स है ना, इसको कहते हैं प्लास्टिसिटी। क्या कहते हैं? प्लास्टिसिटी। यानी पॉइंट बी, एट पॉइंट बी की जो सिचुएशन है वो प्लास्टिसिटी की है। देखिए, प्लास्टिक अगर होता है ना,
जरा गौर कीजिएगा, नॉर्मल सिचुएशन जो प्लास्टिक है, आप उसमें फोर्स तो एक्ट करते हो, लेकिन फोर्स एक्ट करने पर उस तरीके से स्ट्रेन नहीं मिलता जैसे नॉर्मली स्प्रिंग या इस तरह की चीजों में मिलती है। देखिए, ए से बी, ओ से ए, ये तो सिंपल हुक्स लॉ है, जहां स्ट्रेस स्ट्रेन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी आप फोर्स एक्ट करते हो, बड़े मजे से स्ट्रेन जनरेट हो रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन फिर एक वक्त ऐसा आता है कि आप फील करते हो कि स्ट्रेस एक्ट करने पर उस तरीके से स्ट्रेन में तब्दीली नहीं आ रही जैसे आनी चाहिए। इस कैरेक्टरिस्टिक्स को, सॉलिड बॉडी के इस बिहेवियर को कहते हैं प्लास्टिसिटी। क्या कहते हैं? प्लास्टिसिटी। दिस इज प्लास्टिसिटी, यानी यहां से यहां तक ये जो है ये प्लास्टिसिटी की सिचुएशन है, प्लास्टिसिटी। अच्छा, अब बारी आ गई पॉइंट बी टू सी, पॉइंट फ्रॉम पॉइंट बी टू सी, फ्रॉम पॉइंट बी टू सी, बी टू सी। अच्छा, फिर क्या होता है? आप एक्ट करते हो फोर्स, फिर आप ऐसा फील करते हो कि अब बॉडी की शेप में तब्दीली नहीं आ रही है, मैं स्ट्रेस एक्ट करने की कोशिश कर रहा हूं लेकिन उसमें कोई तब्दीली नहीं आ रही है, यानी परमानेंटली लेंथ चेंज हो रहा है लेकिन इलास्टिसिटी नहीं है, यानी बॉडी अपनी ओरिजिनल शेप रिटेन नहीं कर पा रहा, यानी डिफॉर्मेशन जनरेट हो गई है। फिर देखिएगा, ये इलास्टिक बॉडी है, फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, बड़े मजे से लेंथ चेंज हो रही है स्ट्रेस स्ट्रेन के डायरेक्टली, ये पॉइंट ओ टू ए। फिर आपने फील किया कि यार फोर्स अप्लाई करने पर भी उस मजे से इलास्टिसिटी नहीं मिल रही जिस तरीके से मिलनी चाहिए, इलास्टिसिटी वो मिल नहीं रही है। आप फील करते हो कि इलास्टिसिटी कम हो गई है, उस प्रॉपर्टीज को कहते हैं प्लास्टिसिटी। फिर आप फील करते हो कि इलास्टिसिटी तकरीबन जीरो हो गई, इलास्टिसिटी जीरो, यानी फोर्स अप्लाई कर रहे हो, लेंथ बढ़ रही है लेकिन इनिशियल कंडीशन रिटेन करने की वो कोशिश ही नहीं कर रही है। ऐसी सिचुएशंस को हम लोग कहते हैं अल्टीमेट, अल्टीमेट, अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ, और ये कहलाता है, ये पॉइंट सी है, ये पॉइंट सी को बोल रहे हैं, ये पॉइंट सी, अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ, शॉर्ट फॉर्म में मैंने लिख दिया यूटीएस। ठीक, अच्छा, अब बारी सी टू डी की आ गई, फ्रॉम पॉइंट सी टू डी, फ्रॉम पॉइंट सी टू डी, सी टू डू भी क्या होता है कि अब आप जब फोर्स एक्ट करते हो ना तो आपको फील हो रहा होता है कि बॉडी, सॉलिड बॉडी के अंदर चेंजेस आ रही है, और ये भी हो सकता है कि खींचते खींचते एक वक्त ऐसा है कि बॉडी ब्रेक हो जाए, टूट जाए, और टूट जाती है, स्प्रिंग है, टूट गई। तो पॉइंट सी जो है ना, डी जो है ना, ठीक है, ये वो सिचुएशन है जिस वक्त, ये वो सिचुएशन है जिस वक्त इलास्टिक बॉडी जो है वो ब्रेक हो गई, टूट गई। इस सिचुएशन को हम लोग कहते हैं फ्रैक्चर। क्या कहते हैं? फ्रैक्चर स्ट्रेस। ये पॉइंट डी को रिप्रेजेंट कर रहा है, एट पॉइंट डी। ये वो पॉइंट है जब इलास्टिक बॉडी, व्हेन इलास्टिक बॉडी ब्रेक्स, राइट। तो स्टूडेंट्स, ये हम लोगों ने जरा देखने की कोशिश की कि इलास्टिक बॉडी का बिहेवियर नॉर्मली है क्या, इलास्टिक लिमिट कहां कहां तक जाती है, इलास्टिक लिमिट का मतलब क्या है, इलास्टिक बॉडी की इनिशियल पॉइंट्स पोजीशन से लेकर ब्रेक होने तक की, यानी बॉडी की
कंपोनेंट्स होने तक की सारी सिचुएशन को हम लोगों ने डिस्कस करने की कोशिश की। मैं इन शॉर्ट एक दफा फिर आपको बताऊं। आपके पास एक इलास्टिक बॉडी है, मैंने कहा चलो स्प्रिंग ले लिया। इस स्प्रिंग एक इलास्टिक बॉडी है, फोर्स अप्लाई कर रहे हो, आपको फील हो रहा है कि इलास्टिसिटी बड़ा जबरदस्त है, यानी फोर्स अप्लाई करते हो, आप छोड़ोगे तेजी से वापस, बड़ी जबरदस्त इलास्टिसिटी है ये। जहां तक आपको फील हो कि स्ट्रेस एक्ट करने पर बॉडी के अंदर इलास्टिसिटी बहुत है, वापस जाने की कोशिश अच्छी कर रहा है, वो हुक्स लॉ है, जो पॉइंट ए टू बी है, सॉरी जो पॉइंट ओ टू ए है, ओ से ए है। फिर आप फील करते हो कि जिस तेजी से आप स्ट्रेस एक्ट करते हो, अब वो इलास्टिसिटी नहीं रही, इलास्टिसिटी में कमी आ गई। इलास्टिसिटी में कमी आने का मतलब है कि लेंथ में तब्दीली उस तरीके से नहीं हो रही जैसे पहले हो रही थी, या स्ट्रेस एक्ट करने पर अपनी शेप रिटेन करने की जो एबिलिटी है वो कम हो रही है, वो पॉइंट ओ टू बी। और इस तरह की जो सिचुएशन जनरेट होती है उसको कहते हैं प्लास्टिसिटी, राइट। फिर आप मजीद फोर्स अप्लाई करते हो, आप ये फील करते हो कि फोर्स तो अप्लाई हुई, लेंथ तो बढ़ रही, लेकिन बॉडी अपनी शेप रिटेन करने की कोशिश ही नहीं कर रहा। खींच रहे हो, लेंथ इंक्रीज हो रही है, बॉडी अपनी शेप रिटेन करने की कोशिश ही नहीं कर रहा। इस सिचुएशन को कहते हैं अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ, जो पॉइंट सी रिप्रेजेंट कर रहा है, शॉर्ट फॉर्म में मैंने लिखा यूटीएस। फिर मजीद आप स्ट्रेस अप्लाई करते हो तो इलास्टिक बॉडी इलास्टिसिटी शो करने के बजाय वो ब्रेक हो जाती है। जब ब्रेक हो गई तो उसको हम उस पोजीशन के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं वर्ड फ्रैक्शनल, यानी टूट गया, ठीक है, स्ट्रेस, फ्रैक्चर स्ट्रेस, राइट। फ्रैक्चर यानी टूट जाना, फ्रैक्चर स्ट्रेस, ये पॉइंट डी को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्लियर है पॉइंट? अच्छा, अब स्टूडेंट्स एक छोटा सा पॉइंट और डिस्कस कर लें। देखिए, इलास्टिक लिमिट में ना सॉलिड जो है नॉर्मली दो तरह की आपके पास अवेलेबल है। एक आपके पास अवेलेबल है डक्टाइल, एक मिनट जरा आप लोग होल्ड कीजिएगा, सॉरी कोई आया था। हाँ, मैं बात कर रहा था कि इलास्टिक बॉडी जो होती है ना वो दो तरह की होती है। एक कहलाता है डक्टाइल सब्सटेंस, क्या कहलाता है? डक्टाइल सब्सटेंस। एक कहलाता है डक्टाइल सब्सटेंस, और दूसरा कहलाता है ब्रिटल सब्सटेंस। एक मिनट, एक कहलाता है डक्टाइल सब्सटेंस, दूसरा कहलाता है ब्रिटल सब्सटेंस। अब देखिएगा, एक वो बॉडी होती है जिसकी इलास्टिक लिमिट एंड होने पर ऑब्जेक्ट डायरेक्टली ब्रेक हो जाए, ऑब्जेक्ट जैसे डायरेक्टली ब्रेक हो जाए, जैसे गिलास, शीशा लिया, आप उसको बेंड कर रहे हो, बेंड हल्का सा होगा, लेकिन जैसे ही इलास्टिक लिमिट एंड हो गई वो टूट जाएगा। ऐसे सब्सटेंस को कहते हैं, ऐसे इलास्टिक सब्सटेंस को कहते हैं ब्रिटल सब्सटेंस। क्या कहते हैं? ब्रिटल सब्सटेंस। ये ग्लास, इसकी मिसाल ग्लास की दी मैंने। इसी तरह का, अब जैसे आयरन ले लीजिए, आयरन को ये बेंड कर रहे हैं, एक लिमिट के बाद बेंड तो हुआ, एक लिमिट के बाद वो टूटता नहीं है,
प्लास्टिक जैसा बिहेव करना शुरू कर देता है, प्लास्टिक जैसा, यानी शेप चेंज होगी, इधर उधर होगी, टूटेगा नहीं। इलास्टिक लिमिट एंड होने पर देखिए, फोर्स अप्लाई की, छोड़ दिया, वापस आया, फोर्स अप्लाई की मजीद, छोड़ दिया, वापस आया, ये तो इलास्टिसिटी। लिमिट क्रॉस हो गई, मतलब अब फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, ओरिजिनल शेप रिटेन नहीं कर रहा है, लेकिन टूट भी नहीं रहा है, उसका बिहेवियर एज अ प्लास्टिक हो गया है, उसका बिहेवियर एज अ प्लास्टिक हो गया है। तो ऐसे इलास्टिक सब्सटेंस को कहते हैं डक्टाइल सब्सटेंस। क्या कहते हैं? डक्टाइल सब्सटेंस। डक्टाइल सब्सटेंस, जैसे मैंने मिसाल दी आयरन की, राइट। तो स्टूडेंट्स, इस सेगमेंट के अंदर हम लोगों ने ये डिस्कस करने की कोशिश की कि इलास्टिक बॉडी की लिमिटेशंस कहां पर है, इलास्टिक बॉडी की लिमिट्स क्या है। यानी कि इलास्टिक बॉडी पर इनिशियली जब स्ट्रेस एक्ट होती है तो एंड लिमिट तक की सिचुएशन क्या होती है, ऑब्जेक्ट के ब्रेक होने तक की सिचुएशन क्या होती है, ये सारी डिटेल हम लोगों ने इसमें देखने की कोशिश की, राइट। उम्मीद है कि ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। आप मल्टीपल टाइम्स लेक्चर को देख सकते हैं ताकि इसके कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो। फिर भी कोई कंफ्यूजन हो तो लाइव सेक्शन में आप उससे डिस्कस कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।